बेटा, हम लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 का। ये टॉपिक है आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन बहुत कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट में वो हम लोग देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? तो भाई फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वो डिसीजन जिसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लगाते हैं, या फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल डिसीजन बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जब पैसा हमारे फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए लगा होता है तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल डिसीजन बोलते हैं, और जब पैसा हमारे करंट एसेट्स में लगा होता है तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। हमें फिक्स्ड एसेट्स में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है और करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। दोनों जगह इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जब पैसा फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इन सब चीजों में, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन सब चीजों में लगा होता है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं कि पैसा हमारा कहाँ लगा हुआ है, फिक्स कैपिटल है जो कि फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है। और ऐसे डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। हम लोग ये चीज पहले से जानते हैं। ठीक है, इन डिसीजंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ऑल दोस डिसीजंस व्हिच आर टेकन फॉर द लॉन्ग टर्म एंड इन व्हिच द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड, दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज कंसीडर्ड एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। को ऐसे जगह जहां पैसा लगा हुआ है इसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। ठीक है, दो ऑल द कैपिटल व्हिच हैज बीन इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ द करंट फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और करंट एसेट्स में जो पैसा लगा हुआ है, जैसे पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, इन्वेंट्री में लगा हुआ है, डेटर्स के पास में रुका हुआ है, बिल्स रिसीवेबल के पास में पैसा रुका हुआ है, तो ये सारा पैसा हमारा क्या है? ये हमारा करंट एसेट्स है। इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। आइए, बोलता है फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करने का बहुत जरूरत है और फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। हमने बोला कि हाँ जी, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। क्यों फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट नेसेसरी है? इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो रीजन क्या है, उस रीजन को समझिए। ऐसे आप लोग उस रीजन को जानते हैं, लेकिन तभी भी उस रीजन को समझना थोड़ा सा और नेसेसरी है आपके लिए कि फिक्स्ड कैपिटल जब हम लोग कहते हैं, इसका मतलब पैसा हमने फिक्स एसेट्स में लगा रखा है। और जब पैसा फिक्स एसेट्स में लगा रखा है तो दो चीजें हैं, पहली कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि ये डिसीजन जो है ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो कि इरिवर्सिबल डिसीजन है। पहली बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। क्यों इसको इरिवर्सिबल डिसीजन बोला जाता है? इसको इसलिए इरिवर्सिबल डिसीजन बोला जाता है बिकॉज ऐसे डिसीजंस में हम बार बार डिसीजन चेंज नहीं कर पाते हैं, और अगर डिसीजन चेंज होता भी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ह्यूज कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे पास में कि जब भी हम फिक्स एसेट्स में पैसा लगाएं तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, बिकॉज इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट्स वाई हमें फिक्स कैपिटल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस फिक्स कैपिटल के मैनेजमेंट डिसीजन को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं और कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग एम्पल डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बात बोलता है कि फिक्स कैपिटल डिसीजन को करना और देखना बहुत जरूरी इसीलिए है बिकॉज ये हमारे तीन चीजों को अफेक्ट करता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और तीसरा ये बिजनेस रिस्क को भी अफेक्ट करता है लॉन्ग रन के अंदर। तो ऐसे ही हम लोग जब भी फिक्स एसेट्स का डिसीजन लें, मतलब जब भी हम लोग फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट करें, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें। अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज जो भी फिक्स कैपिटल डिसीजन है वो सारे के सारे फंड हमने लॉन्ग टर्म सोर्स से अरेंज किए होंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, जैसे डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए। और इन सोर्स से जब हमने फंड्स अरेंज किए हैं तो ऐसे फंड्स में हमारे पास में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, पेमेंट ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व है। अगर ये चीजें हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ये चीजें प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हमारा ये डिसीजन सही नहीं पड़ता है।
तो इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है। तो एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स के ऊपर हो सकता है, फिक्स एसेट्स को खरीदने में, हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने में, फिक्स एसेट्स को और अच्छा और नया टेक्नोलॉजी लाने में, उसको मॉडर्नाइज करने में, एंड अगर कोई एसेट पुराना हो गया है तो उसको रिप्लेस करने में। ठीक है, इस डिसीजन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, लेआउट खरीदना, प्लांट्स एंड फैक्ट्री सेटअप करना, ये सारा डिसीजन आपका फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर आता है। और इन सब चीजों में हमें बहुत पैसा लगता है। हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लाइन स्टैब्लिश कर रहे हैं, नई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों में वी आर रिक्वायर्ड what is required. So the thing which is required is that a huge amount of money is being invested, and this money is utilized uh, for the purpose of making these decisions. And the money, this type of money have to be financed from the long term sources, and that's why it bears a risk over the business. ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास में इनका मैनेजमेंट करना, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ 4 डिफरेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है फिक्स कैपिटल का आपको डिसीजन लेना और कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, बिजनेस में जब भी आप किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं या कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के इसके ऊपर इसका असर होता है। अगर ये डिसीजन सही होगा तो बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगा और आपका बिजनेस का पोजीशन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं हुआ तो इससे आपको बहुत ज्यादा लॉस का भी सिचुएशन हो सकता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे पास में कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, कि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, बहुत सब्सटेंशियल, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है। और अगर ये कोई प्रोजेक्ट है, इसमें ये पैसा ब्लॉक हो रखा है और ये प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो हमारे बिजनेस का एक बहुत ह्यूज अमाउंट इस जगह पे फंस के रह जाएगा, जिसका कि एक फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। आपको पेमेंट तो उसका इंटरेस्ट करना ही पड़ेगा या उस चीज को चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन आप उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो पहला, ये हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग फिक्स कैपिटल का प्रॉपर डिसीजन ले। दूसरा, फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट प्रॉपर इसलिए होना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत फंड इन्वॉल्व होता है, और अगर पैसा हमारा सही से यूज नहीं हुआ तो ये पैसा हमारा किसी प्रोजेक्ट में फंस सकता है, जिससे कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा, और उसका रिपेमेंट अगर हम सही से नहीं कर पाए तो बिजनेस डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस डिफॉल्टर करार दिया जाएगा। थर्ड बात बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर फिक्स कैपिटल का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट कर रखे हैं हमने, तो ये हमारे बिजनेस की रिटर्न्स को लॉन्ग रन में बहुत अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में अफेक्ट करता है। और ये डिसीजन जो हमने लिया है, ये बिजनेस के ओवरऑल रिस्क को भी बताता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है। तो अगर फिक्स कैपिटल को प्रॉपरली हमने मैनेज नहीं किया तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूज लेवल ऑफ रिस्क के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिजनेस रिस्क आ जाएगा अगर फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉपर और जुडिशियस डिसीजन और प्रूडेंट डिसीजन आपने नहीं लिया। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल अदर देन ऑन अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, ये डिसीजन इरिवर्सिबल है, एक बार अगर ये डिसीजन ले लिए गए तो बहुत ज्यादा आपको हेवी लॉसेस हो जाएगा अगर ये डिसीजन प्रॉपर नहीं है। अगर डिसीजन प्रॉपर नहीं है, अगर ये प्रोजेक्ट आपको अबेंडन करना पड़ता है, अगर ये एसेट आपके यूटिलाइजेशन का नहीं है, तो इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड वेस्ट होगा। और दूसरी बात है, फंड तो वेस्ट होगा, लेकिन आपने जो फंड को एक्वायर करने में, प्रोक्योर करने में खर्च किया है, वो खर्च कहीं नहीं जाएगा, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, बहुत हेवी फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, और बहुत ज्यादा इसके कंसिक्वेंसेस हेवी हो सकते हैं। दैट्स वाई इन 4 वजहों से हमें फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। पहला, ये हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इसमें बहुत सारा लार्ज फंड इन्वॉल्व होता है। तीसरा, यहाँ रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। और चौथा, हमारे पास में ये डिसीजन इरिवर्सिबल है। अगर इस डिसीजन को हम किसी भी वजह से रिवर्स करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को इसका बहुत ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। दैट्स वाई अ फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर। हम लोगों को यही फैक्टर देखना है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो फैक्टर होता है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न है जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है कि सामान को लाना बिना उसके किसी भी फिजिकल फॉर्म में चेंज किए हुए उसको बेच देना है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई एक प्रोसेसिंग कंसर्न है जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हमें प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, पूरा फैक्ट्री लेआउट चाहिए, तो उस केस में हमारे पास में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न है तो इसको, या सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न है तो इसको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर ये परचेजिंग कंसर्न है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो ऐसे कंसर्न को हमारे पास में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, काम करने का जो स्केल है, काम करने का जो पहुंच है वो छोटा है, अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हैं, स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे काम करते हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं पे ह्यूज लेवल पे काम करते हैं, आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, आप मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा, आपको मार्केट में प्रेजेंस है, तो ऐसे केस में आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने किस हिसाब की टेक्नोलॉजी लगा रखी है, तो बेसिकली दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है। पहला बोलता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और दूसरा बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैपिटल समझिएगा बेटा, ये क्या होता है चॉइस ऑफ टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जहां ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं या मशीन्स को यूज कर रहे हैं। तो भाई मशीन को यूज कर रहे हैं तो मशीन को प्रोक्योर करने के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हमारे पास में मशीन्स और मशीनरी क्या होंगी, कम होंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करता है तो उसको हायर फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, और अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करता है तो उसको लो फिक्स कैपिटल चाहिए। ठीक है, आगे बात करता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का। बोलता है कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, वहां पे हमें फिक्स एसेट्स के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरी ऐसी कंपनी है जहां टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, तो वैसे इंडस्ट्री में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करती है, तो वैसी कंपनीज को अपने कंप्यूटर्स को हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो वैसे केस में उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे अपग्रेडेशन की, जहाँ पे न्यू मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है, वहां पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत कम है, जहाँ पे चीजें बहुत कम ऑब्सोलीट मतलब खराब होती है, जहाँ पे चीजें कम खराब होती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का जरूरत कम है, वहां पे आपको जो है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। आगे बोलता है पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप हमेशा कुछ नया कर रहे हैं, हमेशा नया प्लांट आप सेटअप कर रहे हैं, नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, नया इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हैं, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अपने नए ब्रांचेस और नई चीजें सेटअप कर रहा है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरे प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट कर रहे हैं और ये शिफ्ट आपका रेगुलर शिफ्ट चल रहा है, आप एक प्रोडक्ट लाइन में पहले काम कर रहे थे, अब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपको ज्यादा बिल्डिंग्स चाहिए होंगे, ज्यादा लेआउट चाहिए होगा, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा फैक्ट्री चाहिए होगी। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर डाइवर्सिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम है, आप एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, यहाँ तक तो इजी पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 समझिए, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, देखिए हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 कहता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। बोलता है अगर आपके पास में फिक्स्ड एसेट को खरीदने के अलावा भी कोई अगर फाइनेंस अल्टरनेटिव है, मतलब अगर आपके पास में इस फिक्स एसेट्स को लीज पर लेने का ऑप्शन है, ठीक है, अगर आपके पास में लीजिंग फैसिलिटी है। लीजिंग फैसिलिटी क्या होती है,
तो आप किसी पार्टिकुलर एसेट को एक पार्टिकुलर टाइम के लिए हायर कर लीजिए, हायर चार्जेस पे कीजिए और आप उस एसेट को यूटिलाइज कीजिए और आफ्टर द हायर पीरियड, जो वो पीरियड होता है लीजिंग पीरियड, उसके बाद आप उस एसेट को वापस लौटा दीजिए जो ओनर है। तो अगर आपके पास में ऐसे फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी है, फाइनेंसिंग लीजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, आपको खुद से ही सामान को खरीदना पड़ेगा, खुद से ही उस फिक्स एसेट्स को परचेज करना पड़ेगा, तो वैसे केस में आप ये लीजिंग का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपके पास में फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एंड नेक्स्ट बोलता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ मिल करके किसी एसेट को कोलैबोरेट करके आपस में एक साथ मिलकर यूज करता है, तो वैसे केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन किसी एक एसेट को पार्टिकुलरली कंबाइन करके यूज करता है और अब तीनों का बेनिफिट होता है, उस केस में हमारे पास में जब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ज्यादा होगा, अच्छा होगा, तो उस केस में फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या होगी, कम होगी। तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ेगा कि भाई हम जो एसेट कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो दूसरे के साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा काम निकलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमने कोलैबोरेट कर लिया और अब हमारे पास उस एसेट के पास में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मेरा काम भी पूरा कर पाए। मतलब एसेट पहले से ही प्री ऑक्युपाइड अगर होगा तो फिर आप कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अगर कोलैबोरेशन आपको लगता है कि फिजिबल है, मेरा काम निकल जाएगा, मैं तो वैसे केस में आपका कॉस्ट भी क्या होगा, दूसरे कंपनीज के साथ में बढ़ जाएगा और उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, कम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हम लोग फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं कि कितना फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हमेशा डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपेसिटी यूज करना है और उस एसेट के पास में कितना स्पेयर कैपेसिटी बचा हुआ है। अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो यू कैन यूटिलाइज दैट एसेट, आप उस एसेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स वी हैव टू जज दैट कि किस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और किस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रेज द क्वेरी। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आपको पढ़ना है वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब बेटा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो पैसा आपका कहाँ लगा हुआ है, जो पैसा आपका करंट एसेट्स में लगा हुआ है, मतलब वो पैसा जो कि आपने करंट एसेट को खरीदने में लगा दिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हमारे पास में दो चीजें होती है, एक करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल तो बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब जितना हमने करंट एसेट में पैसा लगाया है और जितना फाइनेंस हमने करंट लायबिलिटी से किया है, उसके अलावा जो पैसा है वही हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, नेट करंट एसेट्स को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में क्या चीजें होती हैं आपको पता है, करंट एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है, या नहीं तो एक साल के अंदर वो रियलाइजेबल होता है किस चीज में, कैश में, ठीक है। करेंट एसेट्स वो चीजें होती हैं दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, और इट कैन बी ट्रांसफरेबल और रियलाइजेबल इनटू कैश विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। तो हमारे पास में कौन सा करंट एसेट हो सकते हैं, बहुत सारे करंट एसेट्स हो सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल हमें करंट एसेट्स का दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 to 8, ये सारे हमारे पास करंट एसेट्स हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ठीक है। पेज नंबर 259 पे आपको ये सारी चीजें दी हुई है। तो बोलता है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का नेट है। कहने का मतलब क्या कि हमें करंट एसेट्स खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, उनमें से जितना हमने करंट लायबिलिटीज से ले लिया है, करंट लायबिलिटीज से गैदर कर लिया है, बाकी उसके अलावा जो हमें फंड चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हमें खरीदना था, 2 लाख रुपए का इन्वेंट्री खरीदना था, उसमें से 1 लाख रुपया हमने लायबिलिटीज से एडजस्ट कर लिया, कहने का मतलब हमने उधार पे ले लिया, तो बाकी बचा हुआ पैसा जो हमें चाहिए करेंट इन्वेंट्री खरीदने के लिए, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द नेट अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द करेंट एसेट्स एंड which is realizable, which is either in the form of the cash or cash equivalent। equivalent का मतलब होता है कि जो कैश के बराबर है, और that can be realized within the time period of 1 year
दैट इज कंसिडर्ड एज द वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास में दो चीजें हो गई, पहला हो गया करंट एसेट और दूसरी चीज हो गई हमारे पास में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो गई, वो पेमेंट्स जो हमें एक साल के अंदर करनी है वो हमारे पास में करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो जब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी which we can gather after selling out all the current assets or net amount of money which we acquire from the current assets less what we have to pay to the current liabilities। मतलब टोटल करंट एसेट से हमें जितना पैसा आएगा और उसमें से जब हम करंट लायबिलिटी को चुका करके जो पैसा हमारे पास में बचेगा उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेट करंट एसेट, इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम नेट करंट एसेट्स भी है। आइए हम आपको ये लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, इसको नेट वर्किंग कैपिटल एनडब्ल्यूसी भी बोलते हैं और इसी को हम लोग नेट करंट एसेट्स भी बोलते हैं, नेट करंट एसेट्स भी बोलते हैं। ये नेट वर्किंग कैपिटल या नेट करंट एसेट्स वो पैसा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होता है, बिजनेस के डेली खर्चे के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से आप क्या काम करेंगे, वर्किंग कैपिटल से आप एक्सपेंसेस पे करेंगे, वर्किंग कैपिटल से आप लायबिलिटीज पे करेंगे, वर्किंग कैपिटल से आप डेली के जो एक्सपेंस होंगे वो पे करेंगे, वर्किंग कैपिटल से आप रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, वर्किंग कैपिटल से आप ठीक है जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उस बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी ऑन करेंगे। दैट्स व्हाई द नेट करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कैरी इट्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, तो करंट एसेट्स में से जो टोटल रियलाइजेबल करंट एसेट होगा उसमें से जब हम करंट लायबिलिटीज पे कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 70 रुपए का करंट एसेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 70 रुपए का आपके पास में करंट एसेट है और 10 रुपए का हमारे पास में करंट लायबिलिटी है, तो जो वर्किंग कैपिटल या नेट करंट एसेट मेरे पास में बचा हुआ है वो कितना हो गया, 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 60। मतलब 60 रुपया मेरे हाथ में है, मेरे पॉकेट में है, जिससे हम अपना धंधा चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, जिससे हम एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं, जिससे हम अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, जिससे हम सामान खरीद सकते हैं, जिससे हम अपने क्रेडिटर्स को चुका सकते हैं, जिससे हम अपने बिल पेबल को चुका सकते हैं। मतलब जो भी मेरा प्रोसेस है, प्रोसेस ठीक है, उस प्रोसेस को हम रन करा सकते हैं थ्रू द वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे पास में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो डे टू डे बिजनेस प्रोसेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा, हमारी बिजनेस की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी और उस केस में बिजनेस को रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन होता है नेट वर्किंग कैपिटल का। आइए हम आपको टिक कर देते हैं, पेज नंबर आपके पास में 260 पे ये लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट लाइन, नेट वर्किंग कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मतलब हाउ मच एक्सेस ऑफ द एसेट्स इज ओवर द लायबिलिटी, लायबिलिटी को पे करने के बाद भी कितना एक्स्ट्रा तुम्हारे पास में बचता है जिससे कि तुम अपने बिजनेस की एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं बचता है, तुम बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना या बिजनेस को चलाना पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, and this is the last point which we are going to discuss in this chapter, the factors affecting the working capital requirement। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके पॉइंट।
नेचर ऑफ बिजनेस बोलता है अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है, सामान खरीद के लाते हैं और सामान को आगे बिना कोई छेड़छाड़ किए उसको बेच देते हैं, ऐसे केस में आपको भैया प्रोसेसिंग नहीं करना है, पैसा आपका अटकेगा नहीं, पैसा आपका कम रुकेगा, ठीक है, और आपका सामान भी आपके बिजनेस में बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, तुरंत आएगा और तुरंत मार्केट में निकल जाएगा। ऐसे केस में आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स पे काम करना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक प्रोडक्शन कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो रॉ मटेरियल लाता है, फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करता है, फिर उसको आगे मार्केट में बेचता है, तो वैसे बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज उसका कुछ पैसा रॉ मटेरियल में फंसा रहेगा, कुछ पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा रहेगा, कुछ पैसा ऐसे फिनिश्ड गुड्स में फंसा रहेगा जो अभी बिका नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, इफ इट इज अ trading concern or it is a service concern, then the working capital requirement is less. But if it is not a trading concern, it is a producing concern, it is a manufacturing concern, there the working capital requirement is more, because amount of money will be invested in the inventory में पैसा आपका बहुत फंसेगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके काम करने का लेवल छोटा है, तो भाई आपके पास में इन्वेंट्री का भी रिक्वायरमेंट कम होगा, डेटर्स भी आपके कम होंगे, ठीक है, आपका मूवमेंट भी कम होगा, प्रोसेस भी कम होगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका छोटा होगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कम लगेगा। लेकिन अगर वही स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, ज्यादा लगेगा। थर्ड बोलता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब पहले समझिए कि क्या होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है डिफरेंट टाइम फेजेस इन अ बिजनेस पीरियड, ठीक है। एक बिजनेस के पीरियड में बहुत तरह का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, कभी बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, कभी एकदम बूम है, ठीक है, कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है, कभी रिकवरी है, कहने का मतलब बूम, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, सब कुछ मार्केट में खूब डिमांड है, हम खूब सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बूम। रिसेशन, मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। डिप्रेशन, मार्केट में बिल्कुल ही डिमांड नहीं है, ठीक है। और फिर रिकवरी, मतलब कि अब धीरे धीरे फिर डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा है। तो कुछ एक इस तरह का आपका डायग्राम बनता है, एक कर्व की तरह का डायग्राम बनता है, ठीक है, एक कर्व की तरह का डायग्राम बनता है। ये इस तरीके से ऊपर नीचे करके डायग्राम बनता है। तो और ये एक स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर नीचे हम लोग डायग्राम बना दिया है। एक मिनट मुझे, मैं आपको क्लियरली बना के बताता हूँ। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनता है। आप इस साइड से क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सिस भी खींच सकते हैं। तो जब आप ऊपर के पॉइंट पे हैं, जब आप ऊपर पूरा ऐसे कर्व आपका ऊपर है, तो वो बूम का पीरियड हो गया। जैसे ही नीचे आ गया, वो क्या हो गया, वो रिसेशन आ गया। एकदम लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए तो वो डिप्रेशन हो गया। और फिर जब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो रिकवरी हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल के हिसाब से भी हम लोग क्या देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट चेंज होता है। जब खूब बूम है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन खूब प्रोड्यूस करेगा, तो खूब प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पास में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिसेशन का टाइम पीरियड है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास में कोई भी प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा, कोई भी सामान बेचना नहीं चाहेगा, तो उस केस में हमारे पास में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट होता है सीजनल फैक्टर। पॉइंट नंबर 4 बोलता है सीजनल फैक्टर। बोलता है जब आपके प्रोडक्ट का सीजन है, ठीक है, जब आपके प्रोडक्ट का पीक सीजन चल रहा है, हर प्रोडक्ट का एक सीजन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कपड़ा है, तो फेस्टिवल में कपड़े की डिमांड बहुत होती है। रेनी प्रोडक्ट्स है तो रेनी सीजन में उसकी डिमांड बहुत होती है। विंटर प्रोडक्ट्स है तो विंटर सीजन में उसकी डिमांड बहुत होती है। तो अगर पीक सीजन है आपके बिजनेस का, तो उस टाइम में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अब जैसे अभी अभी हमारे पास में क्या चल रहा है, लीन सीजन चल रहा है, अभी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, सब चीज रुका हुआ है, तो अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, सारे बिजनेसेस की कम होगी, ठीक है। आइए, प्रोडक्शन साइकिल, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत इजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्शन साइकिल। बोलते हैं भाई जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा, क्या होता है प्रोडक्शन साइकिल, पहले ये समझो। प्रोडक्शन साइकिल मैं लिख देता हूं, आप लोग इस पॉइंट को लिख लो कि प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है। लिख लो प्रोडक्शन साइकिल
refers to the time period involved in completion of a product from its raw ingredients. प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है refers to the time period involved in completion of a product from its ingredients. ठीक है, मतलब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि भाई हमारे पास में एक इंग्रेडिएंट से जब तक कोई फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए जिसको हम बेचने वाले हैं, जिसको हम बेचते हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समोसा का प्रोडक्शन साइकिल कुछ मिनट्स का होता है, मिठाई का प्रोडक्शन साइकिल कुछ घंटों का होता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम का प्रोडक्शन साइकिल सालों का होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन साइकिल जितना टाइम ज्यादा लगेगा रॉ मटेरियल को आने में और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, उतना ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर व्हेन द प्रोडक्शन साइकिल इज हेवी। ठीक है, बड़ा लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा, लार्ज प्रोडक्शन साइकिल होगा, तो हमारे पास में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और छोटा सा प्रोडक्शन साइकिल होगा, तुरंत रॉ मटेरियल तुरंत फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तुरंत सेल हो गया, तो उस केस में हमारे पास में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटर्स को कितना टाइम देते हैं पैसा चुकाने के लिए। हम अपने क्रेडिटर्स को कितना टाइम देते, सॉरी, हम अपने डेटर्स को कितना टाइम देते हैं पैसा चुकाने के लिए। अगर मेरा बहुत स्ट्रिक्ट है क्रेडिट पॉलिसी कि नहीं हम बिल्कुल ही उधार बेचते ही नहीं है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, हम उधार दे देते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है भाई ले जाओ, बेचना, बेच के पैसा देना हमको, ठीक है, तो उस केस में अपने पास तो पैसे की कमी हो जाएगी, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज क्रेडिट अलाउड, कि हम सामने वाले से कितने पीरियड में पैसा ले रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है कि सामने वाला मुझे कितना टाइम दे रहा है। ठीक है, अगर जिससे हम सामान खरीद के लाए हैं वो सप्लायर हमें आराम से कह रहा है कि ठीक है भैया ले जाइए, बनाइए, बेचिए, तब पैसा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर मेरा करंट लायबिलिटी, मेरा क्रेडिटर एकदम मेरे सर पे खड़ा हुआ है, बोलता है कि नहीं हमको कल छोड़ आज आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो वैसे केस में हमारे पास में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्रेडिट अलाउड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिट अवेल्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बेटा बोलता है ऑपरेटिंग इफिशियंसी, मतलब आपके धंधा करने का इफिशियंसी अगर बढ़िया है, आप अगर बिजनेस अच्छे से करते हैं, आप अगर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा खरीद के स्टॉक नहीं करते हैं, अगर आप डेटर्स से रेगुलरली पैसा कलेक्ट करते हैं, अगर आप बिल्स रिसीवेबल से रेगुलरली पैसा कलेक्ट करते हैं, अगर आप अच्छे से और प्रॉपर टेक्निक के माध्यम से सेल करते हैं, मतलब आपका फिनिश प्रोडक्ट बन करके और बेकार का पड़ा हुआ नहीं है, कहने का मतलब आप बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपने फंड्स को चैनलाइज करते हैं, घुमाते हैं, मतलब आपकी ऑपरेशनल इफिशियंसी अच्छी है, बिजनेस करने का तरीका बढ़िया है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन अगर आपका पैसा डेटर्स के पास फंसा हुआ है, आपका माल वेयर हाउस में फंसा हुआ है, आप सही तरीके से पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। So if you are having a good operational efficiency, in that case the requirement of working capital will be less, otherwise the requirement will be more. Next है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, आप जब चाहे तब रॉ मटेरियल आपको मिल सकता है, तो आप लोअर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लीड टाइम बहुत ज्यादा है, लीड टाइम का मतलब होता है बेटा कि आपने ऑर्डर किया और रॉ मटेरियल आपके यहाँ तक पहुंचा, इस टाइम पीरियड को हम लोग लीड टाइम बोलते हैं।
बोलता है अगर लीड टाइम बहुत ज्यादा है तो ऐसे में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको हमेशा रॉ मटेरियल का स्टॉक बना के रखना पड़ेगा कि भाई कब डिमांड आ जाए और कब मुझे सामान सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में लीड टाइम कम है, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन भाई अगर आपके पास में रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, आप रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट बोलता है बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपके बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप मॉडर्नाइजेशन के लिए जा रहे हैं, आप डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटा, आपकी बहुत ज्यादा होगी, लार्ज होगी। ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में लेवल ऑफ कंपटीशन है, सब लोग compete कर रहे हैं, प्राइसेस कम है और आपको बहुत सारे डिस्काउंट पॉलिसीज ऑफर्स देना पड़ रहा है, कंपटीशन की वजह से आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, और इवन कंपटीशन की वजह से आपने सामने वाले को क्रेडिट भी दे दिया, उधार भी दे दिया है, ठीक है, बिकॉज आपके बगल के दुकान वाला उधार दे रहा था। तो ऐसे केस में जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मार्केट में कंपटीशन कम होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। आप अपनी पॉलिसीज के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको मार्केट की पॉलिसीज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन, जो कि बहुत इजी पॉइंट है। अगर मार्केट में चीजें महंगी हो रही हैं, महंगाई है, तो रॉ मटेरियल महंगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, सब चीज महंगा हो रहा है, तो वैसे केस में इन केस व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन you will need more funds to procure the raw material, more funds to pay off the debts, ठीक है, more fund to pay off the labor, और इन सब केस में आपको इन्फ्लेशन का फर्क पड़ेगा, और आपका इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ेगा उतने से आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, कम होगा। होप सो आपको ये वर्किंग कैपिटल के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज द क्वेरी। चलिए इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन केस यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज डू प्लीज राइट टू मी, आप मुझे बताइए, मुझे बताएंगे तभी मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊंगा। नेक्स्ट अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो उससे पहले हम लोग जो भी वीडियोस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर लेंगे, एंड नेक्स्ट एक वीडियोस में मैं आपके साथ में केस स्टडीज डिस्कस करूंगा। टिल देन द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।